हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या आप जानते हैं कि असम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे पाकिस्तान में शामिल करने के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया था, और अगर ये पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो शुरुआती तौर पर इसे पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश की भूमि में देखा जाता। लेकिन असम के कुछ खास नेताओं और स्थानीय जनता के विरोध के बाद इसे भारत में ही रहने पर सहमति बनी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वो क्या खास प्लान था और हमारे देश के ऐसे कौन से नेता थे जो इस प्लान के समर्थन में भी थे। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल हमें ये पूरा विषय क्यों डिस्कस करना है, इसके पीछे हमारे पास एक खास महत्वपूर्ण कंटेक्स्ट। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे असम, और जब वो असम पहुंचे तो असम पहुंचकर उन्होंने ये पुराने मुद्दे को उजागर किया और सबके सामने उन्होंने ये बात रखी कि असम को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया था, लेकिन असम के पहले मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए प्रयास और इस प्लान के किए गए विरोध के बाद ही इसे भारत में रखा गया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद असम का एक हिस्सा पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। तो क्या थी सारी बातें और क्या थे वो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, आइए सभी पे एक बार नजर डालते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल असम में दावा किया कि स्वतंत्रता पूर्व काल में एक ऐसी योजना मौजूद थी जिसके अंतर्गत असम को बंगाल के साथ जोड़कर भविष्य में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में शामिल किया जा सकता था। इतना ही नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कांग्रेस का नेतृत्व तो इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए भी तैयार था, लेकिन असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई ने इसका विरोध करके क्षेत्र की पहचान और भारत से उसके संबंध को सुरक्षित रखा था। अब इस मुद्दे को उठाने के पीछे का खास मामला क्या था? तो दरअसल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो खास स्थितियां बताई। एक स्थिति ये थी कि दरअसल जो प्लान तैयार किया गया था, यह प्लान तो दरअसल अंग्रेजों का प्लान था, लेकिन उस प्लान के अंदर कांग्रेस ने रजामंदी दी और कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम पर सहमत था कि असम को बंगाल के साथ मिलाकर बाद में पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ये चाहता था कि असम भारत में ही रहे तो वो थे असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई। हालांकि उस समय ये मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे, लेकिन असम के एक बड़े नेता के रूप में इनकी छवि उस समय मजबूत थी और इन्होंने जिस प्रकार से अपनी आवाज बुलंद की, उसी की सफलता है कि आज भी हमें असम भारत में ही देखने को मिलता है। आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि किस प्रकार ये घटनाक्रम शुरू हुआ। तो घटनाक्रम की शुरुआत होती है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन का भारत से हटना निश्चित हो गया था, तो उस समय मार्च 1946 में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। इस कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण दिशा देना और साथ ही संवैधानिक व्यवस्था की रूपरेखा को प्रस्तुत करना। अब इस दौरान जब कैबिनेट मिशन योजना सभी के सामने रखी गई तो इसमें खास बात यह थी कि भारत के लिए 3 स्तरीय संघात्मक ढांचे का प्रस्ताव रखा गया था। ये जो 3 स्तरीय संघात्मक ढांचा था, इसमें पहला स्तर था केंद्रीय, जो संघ केंद्र था। दरअसल इस दौरान ये कहा गया कि संघीय केंद्र के पास सीमित शक्तियां रहेंगी और ये केवल खास तौर पर रक्षा, विदेश नीति और संचार के मामलों की देखरेख करेगा। इसमें दूसरा स्तर था स्वायत्त प्रांत, जिनके पास व्यापक अधिकार थे, और तीसरा था क्षेत्रीय समूह, और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतों को सांस्कृतिक सामाजिक आधार पर 3 समूहों में बांटने की योजना। तो इस प्रकार से ये जो भारत के लिए 3 स्तरीय संघात्मक ढांचा तैयार किया गया, ये अपने आप में बड़ा ही विशेष था। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं थी। जिस समय 3 स्तरीय संघात्मक ढांचा रखा गया, उसी के साथ ही भारत के सारे राज्यों को यानी कि सारे के सारे प्रांतों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया और उस समय 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे भारत के सभी क्षेत्रों के लिए यानी कि प्रांतों के लिए। तो अब इस दौरान ये कहा गया कि समूह ए में खास तौर पे हिंदू बहुल प्रांत रहेंगे, जिसमें मद्रास, बॉम्बे और उत्तर प्रदेश, जिसे हम लोग आज कहते हैं, तो ऐसे सारे के सारे क्षेत्र शामिल किए गए थे। अब वही जो यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत के रूप में जाना भी जाता था। ठीक है। वही दूसरी स्थिति थी ग्रुप बी की, और ग्रुप बी के अंदर मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिमी हिस्सों को शामिल रखने की बात कही गई थी, जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, ये सभी शामिल थे। और इसमें एक ग्रुप सी भी था जिसमें बंगाल और असम थे। हालांकि ये जो ग्रुप सी में बंगाल और असम का साथ आना, ये ही असम की राजनीतिक भविष्य पर सबसे गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया। जिस समय ये सारी की सारी योजना सामने आई, इस योजना के सामने आने के बाद ये खास तौर पर अनुमान लगाया गया कि देखिए,
हमारे देश में पहले ही बात चल रही है विभाजन की, यानी कि मुस्लिम लीग इस समय अपने लिए एक खास ऐसी भूमि की मांग कर रहा था जो केवल और केवल मुस्लिम लोगों के लिए हो। इसका सीधा अर्थ यह था, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश। अब दरअसल मुस्लिमों के लिए अलग देश कहां से बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, तो इस पूरे मामले के लिए शर्त निर्धारित की गई कि भारत के जिस हिस्से में मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है वो ही पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब इस दौरान दरअसल हम जहां खास पहलू ये समझते हैं कि भारत के दो ऐसे राज्य यानी कि उस समय के जो प्रांत थे, वो दो प्रांत ऐसे थे जिनमें मुस्लिमों की संख्या एक बड़ी मात्रा में देखी जा सकती थी, जिसमें पहला था पंजाब और दूसरा था इस दौरान बंगाल। अब दरअसल जिस तरह से बंगाल के साथ असम को ग्रुप सी में शामिल किया गया, यहां ही असम के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दरअसल असम भारत का एक ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता पूर्व से ही जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है, और बंगाल से लगातार बड़ी संख्या में बंगाली बोलने वाले मुस्लिम ने असम के अंदर प्रवास किया, पलायन किया। अब इस दौरान यह समझ लीजिए कि असम के अंदर कुछ खास बड़ी घटनाएं हम लोगों ने लगातार देखी हैं और पढ़ी भी है, जिसमें नेली नरसंहार, असम के आंदोलन, ये वो सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो बताती हैं कि असम के जनसांख्यिकीय परिवर्तन ने कुछ बड़े परिणामों को सभी के सामने प्रस्तुत भी किया। अब दरअसल ये जो घटनाक्रम था असम के अंदर बंगाली भाषी मुस्लिम लोगों के प्रवेश का, ये स्वतंत्रता पूर्व से ही जारी था, और असम के जो नेता थे और जो लोग थे वो समझते थे कि बीते लंबे समय से हमारी जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है, और फिलहाल मुद्दा यही है कि जिस हिस्से में मुस्लिमों की संख्या अधिक है वो ही पाकिस्तान में शामिल होंगे। और इसी के साथ इनको यह अनुमान था कि बंगाल के साथ असम को मिलाकर असम को भी पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा, और ये नहीं चाहते थे कि असम किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो जब ये पूरी योजना सामने आई तो असम की तरफ से अलग अलग आपत्तियां उठने लगी। अब इस दौरान असम को बंगाल के साथ रखने का मुख्य आधार जो ब्रिटिश प्रशासन ने बताया वो था ब्रिटिश प्रशासनिक गणनाएं और मुस्लिम लीग के राजनीतिक तर्क। यानी कि अंग्रेज अपनी प्रशासन की चीजों को ठीक करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग था वो चाहता था कि जब एक बड़ी मुस्लिम जनसंख्या असम में है तो इसलिए इसको बंगाल से मिला के रखा जा सकता है, क्योंकि असम के मुस्लिम भी बंगाली भाषी है। और बाद में प्लान यही था कि अब इस पूरे के पूरे हिस्से को पाकिस्तान के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो असम को जिस प्रकार से बंगाल के साथ मिलाया गया वो अंग्रेजों की नीतियां और साथ साथ यहाँ मुस्लिम लीग की भूमिका थी, लेकिन ब्रिटेन की दृष्टि से असम का आर्थिक, सैन्य और प्रशासनिक भविष्य बंगाल के साथ ही जुड़े रहने पर संभव था। ये सीधे तौर पर यह भी मान रहे थे, और मुस्लिम लीग का यही मानना था कि अपने संभावित पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग होगा उस पूर्वी भाग के अंदर असम का अंग होगा। अब ये सारी की सारी योजना उस समय चली रही थी, और असम इस पूरे मामले में बखूबी सभी चीजों से परिचित था। असम ये बात जानता था कि जिस प्रकार से बीते समय में जनसंख्या में परिवर्तन हुए हैं, यही जनसंख्या के परिवर्तन असम को कब और किस प्रकार से पाकिस्तान बना देंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा, और आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा भयावह। ये सारी बातें उस समय असम के नेता और असम के स्थानीय लोग समझ रहे थे, और जैसे ही ये योजना सामने आई इसका इन्होंने सीधे तौर पर विरोध शुरू कर दिया। ये लोग समर्थन। अब इस दौरान इन्होंने साफ ये भी बताया कि हमारी चिंताओं का आधार क्या है। तो चिंताओं के आधार में सबसे बड़ी भूमिका थी जनसांख्यिकीय परिवर्तन। स्वतंत्रता के पहले से बंगाली बोलने वाले मुस्लिम बड़ी संख्या में लगातार असम में बसने का काम कर रहे थे। हालांकि इस दौरान सारी की सारी भूमिका यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। दरअसल अंग्रेज सस्ती दामों पर काम करने के लिए बंगाली भाषी मुस्लिम लोगों को असम में इनवाइट कर रहे थे, और इस दौरान अंग्रेजी सरकार को केवल अच्छी संख्या में चाय का उत्पादन चाहिए था। ब्रह्मपुत्र की घाटी में बंगाली भाषी मुस्लिम लोगों की संख्या इस दौरान तेजी से बढ़ी, और जब ये पूरा परिवर्तन हो रहा था तो ये जो बंगाली भाषी मुस्लिम है ये लगातार असम के लोगों के साथ में ही रजने बसने शुरू हो गए थे। पर स्थानीय लोगों की चिंताएं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। तो 3 दशकों से बंगाल से आए प्रवासियों की संख्या बढ़ रही थी, जिससे प्रांत की सांस्कृतिक सामाजिक संरचना पर बहुत ही गंभीर दबाव पड़ रहा था, जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था। वहीं इसके अलावा राजनीतिक वर्चस्व का भय। तो जिस तरह से समूह सी के अंदर असम को बंगाल के साथ शामिल किया गया था, तो राजनीतिक शक्ति स्वाभाविक रूप से बंगाल के पक्ष में थी, और इस दौरान ये असम के लोग जानते थे कि हम बंगाल के प्रभुत्व के सामने कमजोर पड़ेंगे और हमें यहाँ पर निम्न स्तर ही दिया जाएगा, और हम दब के रह जाएंगे बंगाल की छवि में, जो कि यहाँ के लोग नहीं चाहते थे। और उन्हें अपनी खुद की विशेषता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी प्रत्येक रीति रिवाज को जीवित रखना था, जो कि इनके लिए महत्वपूर्ण था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी सांस्कृतिक पहचान का संकट। अगर ये लोग
बंगाल की संस्कृति के अधीन आ जाते तो असम या भाषा, परंपरा, प्रशासनिक ढांचा ये सब कुछ विलुप्त होने का डर सभी के मन में चल रहा था। तो इसीलिए साफ तौर पे इन्होंने विरोध करना ही उचित समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान में विलय का। ये तो पता था कि बंगाल आने वाले समय में पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, लेकिन बंगाल के साथ साथ क्यों असम को भी शामिल किया जाए, ये चर्चा का विषय था और इसीलिए विरोध होना तो स्वाभाविक ही था। तो इस प्रकार असम के अंदर ही पूरी की पूरी घटना आगे बढ़ी और असम में इस दौरान एक मसीहा सामने आया और वो असम के मसीहा कहलाते हैं गोपीनाथ बोरदोलोई, जिन्होंने इस समय असम को पाकिस्तान में शामिल होने से बचाया। दरअसल जिस समय ये पूरी की पूरी योजना सामने आई थी तो सबको ये अनुमान लगने लगा था कि अब बंगाल के अधीन होकर असम को आने वाले समय में पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाएगा और यहाँ पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन गोपीनाथ बोरदोलोई इस योजना के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थे। हालांकि गोपीनाथ बोरदोलोई ने इस दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों से बातचीत की और दोनों की प्रतिक्रियाओं को भी समझा। अब असम कांग्रेस पहले चरण में तो व्याकुल और दिशाहीन थी और इसी स्थिति में बोरदोलोई का नेतृत्व निर्णायक बहुत सिद्ध, यानी कि बहुत ही ज्यादा निर्णायक सिद्ध हुआ। अब गांधी जी से विचार विमर्श किया गया बोरदोलोई के द्वारा और इस दौरान जब इन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया तो महात्मा गांधी ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में उन्हें सामूहिकरण का पूर्ण बहिष्कार करने को कहा और यह कहा कि देखिए अब आपको यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभानी ही पड़ेगी। अब दरअसल निर्णायक भूमिका निभाने के लिए इन्होंने जो बातें कही वो सारी की सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। दरअसल महात्मा गांधी ने बोरदोलोई को यह बताया कि असम को अपनी आत्मा नहीं खोनी चाहिए और यदि यह योजना स्वीकार कर ली गई तो असम का अंत निश्चित है। ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमें पता लगते हैं महात्मा गांधी के हरिजन से, जो लिखे गए थे 29 दिसंबर 1946 को। केवल बात यही नहीं थी, जहां एक तरफ महात्मा गांधी थे वहीं पंडित नेहरू की स्थिति पूरी विपरीत थी। दरअसल पंडित नेहरू इस योजना के साथ संतुष्ट थे और उन्हें कोई फर्क नहीं था कि असम बंगाल के साथ मिलकर बांग्लादेश यानी कि उस समय का पूर्वी पाकिस्तान बन जाए। तो अब नेहरू ने प्रारंभिक रूप से तो अब इस स्थिति में तुलनात्मक रूप से सतर्कता बरती, यानी कि पंडित नेहरू ये नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश उद्देश्यों या फिर जिन्ना की रणनीति के बीच में आए और इसी वजह से वो सीधे तौर पर किसी भी प्रकार से इस योजना को अस्वीकृत करने से बच रहे थे। यानी कि नेहरू इस योजना का विरोध ही नहीं कर रहे थे और ना ही वो उसको अस्वीकृत कर रहे थे। सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहे थे, बस सभी चीजों के अंदर वो सतर्क रहे। वो खुद बचना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव बने या मैं किसी प्रकार के ब्लेम का सामना करूं। अब पंडित नेहरू को इस दौरान बोरदोलोई के दबाव का सामना करना पड़ा और साथ ही असम की असहमति का भी सामना करना पड़ा। यानी कि असम के स्थानीय लोग भी इस योजना के समर्थन में नहीं थे और बोरदोलोई साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे थे, जो असम के एक बड़े नेता थे। जब पंडित नेहरू ने यह देखा कि असम से ही विरोध हो रहा है, बोरदोलोई सामने से इस पूरे मामले में मोर्चा खोले हुए हैं, असम की जनता भी साथ खड़ी हुई है, तब स्पष्ट तौर पर पंडित नेहरू ने अपना दृष्टिकोण बदला और उसके बाद पंडित नेहरू ने कहा कि असम को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी समूह में शामिल नहीं किया जाएगा, इसके लिए हम आपको आश्वासन देते हैं। तो जब पंडित नेहरू और साथ साथ जब महात्मा गांधी ने दोनों लोगों ने ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि बोरदोलोई जो करना चाहते हैं वो उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है और असम की जो इच्छा है उसकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा, तब जाकर के बोरदोलोई को इस मामले में संतुष्टि हुई और इस प्रकार गांधी के नैतिक समर्थन और नेहरू के राजनीतिक आश्वासन ने इस प्रतिरोध को राष्ट्रीय वैधता प्रदान की। यानी कि जो ये विरोध हो रहा था उस पूरे स्थिति को इन्होंने समर्थन दिया, तब जाकर के गोपीनाथ बोरदोलोई ने इस पूरे मामले में सामने से सारी की सारी चीजों का लगातार विरोध जारी रखा। अब जब इतनी सारी चीजें हुई तो इतना कुछ होने के बावजूद भी असम की समस्याएं खत्म नहीं। अब असम की वही स्थिति सामने थी कि असम में भी बड़ी संख्या में बंगाली भाषी मुस्लिम रहते हैं, तो किया क्या जाए? बड़ी दिक्कत थी क्योंकि विभाजन का मुख्य आधार हिंदू मुस्लिम ही था। अब इस दौरान जनमत संग्रह करवाया गया, यानी कि लोगों से ही पूछा गया कि बताओ पाकिस्तान में शामिल होना है या भारत में, और ये पूरा का पूरा जनमत संग्रह हुआ था सिलहट में। ये सिलहट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आज भी ये असम के लिए खास है। तो दरअसल विभाजन के दौरान सिलहट जनमत संग्रह हुआ और इसके बाद सिलहट का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब इसके बावजूद बोरदोलोई का नेतृत्व और कांग्रेस के भीतर समर्थन ने सुनिश्चित किया कि शेष आश्रम कैबिनेट मिशन की समूह व्यवस्था से बाहर रहेंगे। यानी कि असम का एक बड़ा हिस्सा जो सिलहट वाला था वो तो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, लेकिन बाकी का असम हमारे लिए बच गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, वरना हमें पूरे के पूरे असम से ही हाथ धोना पड़ सकता था। तो इस प्रकार पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में जाने से असम बच गया और यही परिणाम है कि किसी एक निर्णय का नहीं बल्कि एक जटिल राजनीतिक प्रक्रिया, वैचारिक टकराव और संवैधानिक संघर्ष का परिणाम था। यानी कि बहुत सारी चीजों से जूझे, अंग्रेजों से जूझे, जिन्ना की नीति से जूझे
वहीं पंडित नेहरू को और महात्मा गांधी को इस मामले में अपने फेवर में लेना बड़ा ही महत्वपूर्ण था और ये बोरदोलोई की एक बहुत बड़ी सफलता थी। ये पूरी की पूरी घटना वो घटना थी जो हमें बताती है कि एक समय ऐसा था जब हमें असम से भी हाथ धोना पड़ सकता था और अगर असम चला जाता बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान में, तो हमारे लिए आज जो पूरी के पूरा क्षेत्रीय समीकरण जो ऑलरेडी जटिल बना हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानियां हमें अभी भी सामने करनी पड़ती है। ये अगर असम पूरी तरह से हिस्सा बन जाता पाकिस्तान का, तो आज हमें और भी नई नई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता। और वहीं असम की जो अपनी खुद की स्थानीय विशेषताएं हैं, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति, रीति रिवाज, वो सब मृत हो जाते हैं और असम की जो स्थितियां हैं वो हमें फिर कभी देखने को मिलती ही नहीं। लेकिन फिलहाल चीजें महत्वपूर्ण है। अब अगर हम ये बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दा उठाया, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि गड़े मुर्दे उठाए जा रहे हैं, पुरानी बातें उठाई जा रही है, कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए, दरअसल बात केवल आरोप लगाने की ही नहीं है, बल्कि असम के अपने राज्य के मामले में असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के किए गए प्रयासों के लिए यहाँ जो सम्मान व्यक्त किया गया वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दरअसल जो हमारे देश के बड़े नेता थे वो तो अंग्रेजों की इस नीति का विरोध कर ही नहीं रहे थे और वो ग्रुप सी के अंदर बंगाल के साथ साथ असम को शामिल करने के लिए समर्थन में ही थे। लेकिन जिस तरह से गोपीनाथ बोरदोलोई सामने आए, असम के लिए मसीहा बने और इस दौरान इन्होंने पूरे के पूरे प्रयास किए, तो इन्हीं प्रयासों का ही तो ये परिणाम था जिसके बाद हमें आज अपने पूर्वोत्तर के क्षेत्र में असम देखने को मिलता है और यही भारत की मानचित्र को और अच्छा और खास बनाता है पूरे दुनिया के मामले में। और इसी वजह से हमें इस पूरे मामले पे गर्व भी है कि हम भारत के हैं और भारत का मानचित्र दुनिया में अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष है। तो ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास की, जो जरूरी है कि कभी कभी चर्चा की जाती हैं, पर चर्चा करते हुए हमें कुछ खास बातें इतिहास के पन्नों की बताती हैं कि वो भी क्या दौर था जिस दौर में हमारे कुछ बड़े लीडर्स संघर्ष कर रहे थे, कुछ देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, कुछ अपने प्रांतों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सभी का संघर्ष महत्वपूर्ण था। अगर ये संघर्ष ना हुआ होता तो शायद आज ये भारत जिस रूप में और जितना खुशहाल हमें देखने को मिलता है उतना नहीं मिलता होता। तो इसी के साथ आज की चर्चा में यहीं पे ही रोकता हूँ, बट फिलहाल कमेंट बॉक्स में चर्चाएं नहीं रुकनी चाहिए और आप लोग बताइए कि क्या अगर असम पाकिस्तान में चला जाता तो वो स्थिति हमारे लिए क्या हो सकती थी, और नेहरू का शुरुआती तौर पर सतर्क रहना और बाद में भी अगर वो सतर्क रहते तो क्या होता। गोपीनाथ बोरदोले के समझाने के बाद तो चीजें बदली, लेकिन क्या यही चीजें अगर नेहरू अंग्रेजों के फेवर में बरकरार रखते तो क्या उनका मौन रहना और विरोध ना करना क्या उस समय ठीक था? ये बातें कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि इसके साथ कुछ खास प्रोग्राम हमारे जो चलते हैं उनमें है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसे हम रोज सुबह 9 बजे करते हैं हिंदी भाषा में, और न्यूज एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी किया जाता है। हालांकि बात इतनी ही नहीं है, आप लोगों के लिए खास बात यह है कि स्टडी आईक्यू ने जिस तरह से आप लोगों का क्रिसमस खास बनाया है, स्टडी आईक्यू आपका न्यू ईयर भी खास बनाना चाहता है। इसलिए स्टडी आईक्यू ने ईयर एंड सेल आप लोगों के लिए निकाली है और इस सेल में आपको डबल वैलिडिटी दी जा रही है स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। यानी कि आप कोई भी कोर्स स्टडी आईक्यू का लेते हैं तो आपके सभी कोर्सेज पर स्टडी आईक्यू को दे रहा है डबल वैलिडिटी, साथ में 50% ऑफ। बट कैसे? तो आपको इस दौरान यूज करना पड़ेगा एक खास कोड, और वो कोड है KL Live। अगर आप KL Live कोड यूज करते हैं तो ये कोड आपको 50% डिस्काउंट भी दिलाएगा, डबल वैलिडिटी भी दिलाएगा। लेकिन ये केवल और केवल 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल है, तो आपको जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। चाहे तो आप हमारा SIP ज्वाइन कर सकते हैं जो 2026 के लिए, और इस दौरान आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी में जो भी कमियां हैं वो सारी कमियां यहीं पे ही दूर की जाएगी। इसी के साथ एक दूसरी खास बात यह है कि अगर आप P2I बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो 2027 के लिए प्रतिज्ञा प्लस है, 2028 के लिए भी है, तो आप यहाँ भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। इसके अलावा किसी और कोर्स में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी आईक्यू तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं KL Live कोर्स से। ये हर जगह आपको डिस्काउंट दिलाएगा और बेस्ट डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा आपको। तो महत्वपूर्ण है, खास है, ज्वाइन जरूर कीजिए। और बाकी इसी के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, हर जगह जहां आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूं, आपका डिस्कशन भी करता हूं, कुछ चीजों को सॉल्व भी करता हूं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको अगर PDF चाहिए और मेरी क्लासेस के अपडेट चाहिए तो आप लोगों को मेरी क्लासेस के अपडेट्स और मेरी PDFs मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके और साथ ही मेरे नाम सर्च करके भी। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर जरूर कीजिए सभी के साथ, और इसी के साथ साथ कमेंट में अपनी व्यूज जरूर बताएं। लाइक के बिना नहीं जाना, और बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन सीखने के लिए जुड़े रहना स्टडी IQ IAS हिंदी और मेरे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।